करेंगे। फिलहाल मुंबई का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर विनोद जगदाले मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। विनोद, अब आगे रणनीति है पोर्टफोलियोज को लेकर, किसको कितना दोनों ही गुटों में मंत्री पद का किस तरह से बंटवारा हो, लेकिन जो अंदर खाने खबर आ रही थी जिसको न्यूज 24 ने भी दिखाया था कि किस तरीके से 6 विधायकों पर एक मंत्री होगा, 28 पद हैं वो बीजेपी के पास रहेंगे, 12 शिंदे गुट के पास रहेंगे। क्या इसी पर मुहर लग सकती है या कुछ चेंजेस आगे देखने को मिल सकते हैं? देखिए 28 और 12 का जो आंकड़ा आ रहा है, लेकिन यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा घट सकता है, कम हो सकता है और शिंदे कैंप का बढ़ सकता है। क्योंकि देखो आपने देखा ही होगा कि एकनाथ शिंदे ने सबसे बड़ा ये रिस्क लेकर यहाँ पर शिवसेना के साथ बगावत की है। उनके साथ लगभग 50 विधायक है शिवसेना और निर्दलीय। तो शायद बताया ये भी जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं 12 से नहीं 16 तक मंत्री पद शायद एकनाथ शिंदे गुट को वहाँ पर मिल सकते हैं और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बातचीत फिलहाल चल रही है। लेकिन ये बात है कि शिवसेना को, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, बाला साहब की शिवसेना को लगभग 15 से 16 मंत्री पद वहां पर मिल सकते हैं। आज इसी बात को लेकर सीटी रवि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस है, चंद्रकांत पाटिल है, पंकजा मुंडे है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आएंगे और 11 बजे बैठक शुरू होगी और इस बैठक में ये इसी बात को लेकर चर्चा होगी कि आखिरकार शिंदे गुट को की मांग क्या है, उनकी मांग पर विचार किया जाएगा, कितने मंत्री पद वहाँ पर उनको दिए जा सकते हैं, ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि जो विधायकों का नेता है भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका चुनाव कब लेना है, उसकी बैठक कब बुलानी है, उसको लेकर भी वहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज बताया ये जा रहा है कि आज दिन में यहाँ पर एकनाथ शिंदे के समर्थित सभी विधायक मुंबई पहुँचने वाले हैं। तो उनके स्वागत की तैयारी शिंदे गुट के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी मुंबई के कार्यकर्ताओं ने पूरी कर ली है। बड़ा जश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा और जब वो यहाँ पर लौटेंगे तो एक स्वागत की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और शिंदे समर्थित विधायकों के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर की है। अब जब एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ काफ़ी बड़ा जश्न देखने को मिलेगा। देखिए जैसे मेरे सहयोगी प्रशांत बता रहे थे, करीब 10 बजे के, दीपक भी बता रहे थे कि 10 बजे के करीब वहाँ पर बैठक होने वाली है। बैठक के बाद यहाँ से निकलने की बात होगी। लेकिन आज शिंदे कैंप के लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी भी एक अहम बैठक यहाँ पर होगी और मुंबई में यह बैठक होगी और उसमें तमाम कुछ चीज़ों की बातचीत और डिस्कशन भी यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है फिलहाल कि आज 11 बजे अहम बैठक है देवेंद्र फडणवीस के घर पर और कोर कमेटी की यह बैठक है। सीटी रवि जो प्रभारी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के जो कोर कमेटी के मेंबर है वो मेंबर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल विनोद, तो ऐसे में आज का दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे साथ दीपक दुबे भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, कुछ खबर मिल रही है देवेंद्र फडणवीस कब राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं? और दूसरी बात ये, क्योंकि जिस तरह से जिक्र यहाँ पर विनोद जगदाले कर रहे हैं कि इस बीच शिंदे गुट की तरफ से क्या मांगे रखी जाती है मंत्री पद के बंटवारे को लेकर, तो लगता है कि कुछ मुख्य मांगे यहाँ पर शिंदे गुट की तरफ से रखी जा सकती है और इसीलिए गोवा में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। जी आपको बता दें 11 बजे, जैसे कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद जगदाले ने बताया, 11 बजे देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठक है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ये पूरी बैठक चलेगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि राज्यपाल के पास कितने समय जाना, कितने बजे जाना है। तमाम बीजेपी के नेता कुछ समय के बाद वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। रही बात पोर्टफोलियो की, तो पहले भी डिस्कशन किया जा चुका है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में। अब देखना होगा कि आखिर जो सहमति बनती है वो किस तरह से बनती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने आला कमान को भी तमाम जो जानकारी है, दिल्ली जब वो गए हुए थे 2 दिन पहले, तो उन्होंने तमाम जानकारियां आला कमान को सौंपी हुई हैं और एकनाथ शिंदे की तरफ से भी जो बातें रखी गई हैं वो भी आला कमान को सौंपी गई हैं। जैसा कि विनोद जगदाले जी ने कहा कि ज़्यादा जो कैबिनेट है या मिनिस्ट्री है वो एकनाथ शिंदे गुट को दी जा सकती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में 2024 की बात की जाए तो लोकसभा का चुनाव होना है। इससे पहले मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव होना है। कुल आपको बता दें 25 से ज़्यादा ये महानगर पालिका पूरे महाराष्ट्र भर में है, जिसमें से
5 ऐसी महानगर पालिका है जिस पर शिवसेना का वर्चस्व रहा है। खासतौर पर मैं मुंबई महानगर पालिका की बात करूं, जहां पर 25 से 28 सालों से शिवसेना काबिज है। कल्याण डोंबिवली की बात की जाए, वहां पर भी काफ़ी समय से काबिज है। लेकिन अब बीजेपी की नज़र जो है वो महानगर पालिका पे है। उसके पीछे की एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि इसी बीएमसी की सत्ता पर काबिज होकर महाराष्ट्र की राजनीति में विस्तार जिस तरह से शिवसेना ने किया, तो उसमें सबसे अहम भूमिका रही है इस मुंबई महानगर पालिका की, जिसका बजट तकरीबन 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपया एक किसी भी देश के स्टेट से ज़्यादा है। वो ऐसे में नहीं चाहती शिवसेना कि बीजेपी की नज़र लगे, बीजेपी का जो झंडा है वो बीएमसी पर फहराए, क्योंकि शिवसेना के लिए ये सबसे चुनौतीपूर्ण समय होगा कि अगर उन्होंने बीएमसी खो दिया तो शिवसेना के लिए एक राजनीति को आगे लेकर जाना, आदित्य ठाकरे के भविष्य पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा कि उनका राजनीतिक करियर फिर कैसे आगे बढ़ने वाला है। इसको लेकर बीजेपी आश्वस्त है और तैयारी आज से नहीं, जैसा कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो 365 दिन और 24 घंटे वो राजनीति करती रहती है और उस पर काम करती है। तो बीएमसी को लेकर बीजेपी पिछले 6 महीने से अलग अलग धड़ों में अपने लोगों के द्वारा, उत्तर भारतीय लोग हों, क्योंकि मुंबई में उत्तर भारतीय समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, उनको किस तरह से अपने पाले में लाना है। और ऐसे में ये तमाम जो विधायक हैं इनको नाराज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक अहम भूमिका अदा करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे का थाने में वर्चस्व है, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे वो कल्याण से सांसद हैं। और कल्याण महानगर पालिका की बात की जाए तो वहाँ पर शिंदे परिवार का वर्चस्व रहा है। कॉरपोरेशन पर खतरा शिवसेना के लिए मंडरा रहा है, क्योंकि शिंदे गुट का वहाँ पर ज़्यादा वर्चस्व रहा है। तो अब शिवसेना के नीचे से ज़मीन तो एक खिसक चुकी है जो सरकार की थी, लेकिन इसके बाद जिससे कि शिवसेना की उत्पत्ति हुई 1966 के बाद, जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, और उसके बाद जाकर पहला मेयर भी एस गुप्ता चुने गए थे शिवसेना की तरफ से, और तब से आज तक शिवसेना इस सत्ता पर काबिज है। और अब जिस तरह से पूरी तरह से टकराव बीजेपी और शिवसेना के बीच देखा जा रहा है, आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर है कि टूट फूट की राजनीति और ऑपरेशन लोटस चलाया गया शिवसेना के खिलाफ, महाविकास अघाड़ी के खिलाफ बीजेपी के द्वारा। बीजेपी की जो पैनी नज़र है वो बीएमसी पर है, और आने वाले समय में 2 से 3 महीनों में बीएमसी के इलेक्शन है। इसके साथ साथ 10 से 11 महानगर पालिकाओं के भी चुनाव होने हैं। अब बीएमसी जो है, बीएमसी के साथ साथ नगर पालिका पर बीजेपी सत्ता पर काबिज होना चाहती है, और इसका फ़ायदा जो आने वाले भविष्य में मिलना है वो 2024 के लोकसभा में मिलना है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त की राजनीति के महाराष्ट्र के चाणक्य माने जा रहे हैं, जिन्होंने विधान परिषद हो या फिर राज्यसभा का चुनाव हो, जिस तरह से जीत हासिल की है विपक्ष में रहते हुए, ये अपने आप में ही कई बातें कह देती है कि देवेंद्र फडणवीस आने वाले समय में बड़े राजनेता के रूप में उभर सकते हैं। और इसकी तैयारी देवेंद्र फडणवीस अपने तमाम लोगों के साथ आश्वस्त होकर आगे की रणनीति को तैयार कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ उनका एक बार फिर से वही डायलॉग भी याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि मैं समुद्र हूं, मैं फिर वापसी करूंगा। आज उसी डायलॉग उनका जो है, उनके जो तमाम समर्थक है वो याद कर रहे होंगे, जिस तरह से विन विन सिचुएशन में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं। गोवा का रुख कर लेते हैं, प्रशांत गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, यहाँ तो इस वक्त जिस तरह से जो जीत यहाँ पर सत्ता में वापसी, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की वापसी कराई है, काफी बार्गेनिंग सिचुएशन में इस वक्त एकनाथ शिंदे रहेंगे। हम बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार में रहते हुए वो अलग हटे और एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं बार बार, जो हमने उनके बयानों में सुना है बीते दिनों में, कि वो वाला साहब के हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी हिंदुत्व के तहत वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। और ये बात खुद उद्धव ठाकरे ने भी, उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से भी आई थी कि जो विधायक थे वो नाराज थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो शिवसेना की मूल भावना है या जिसकी राजनीति वो पिछले कई सालों से करती आ रही है, वो राजनीति पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और जिस तरह से विधायकों का एक देखिए, शिवसेना और बीजेपी का जो गठजोड़ है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो एकदम जो कहा जाए कि वो पूरी तरह से हिंदुत्व
की राजनीति थी और उस राजनीति के तहत ये हमेशा महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुए या फिर उसी राजनीति की वजह से सत्ता से बाहर हुए। और जब बहुमत मिला तो चुनाव पहले लड़ा गया तो मिलके लड़ा गया, बहुमत मिला था तो शिवसेना बीजेपी को मिला था। इस बात की कसौट अंदर कहीं ना कहीं थी। और दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से राजनीति की है और बीते 2.5 सालों में जिस तरह से उन्होंने जो महाविकास आघाड़ी है उसको घेरा, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से सुलझी हुई राजनीति की और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का भी उनको साथ मिला, वो कहीं ना वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को स्टैब्लिश करेगा। और मैं आपको बता दूं कि शिंदे कैंप का जो विधायक हैं वो गोवा में रुके हुए हैं, आगे की रणनीति तय की जाएगी। और ये बात मुझे लगता है कि पहले से ही तय हो चुकी है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलना है, किस किस मंत्रालय में कौन कौन लोग आएंगे, जो विधायक टूट कर गए हैं उनको क्या मिलेगा, ये सब कुछ पहले से इसकी रूपरेखा तय हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि सिर्फ फाइनल लिस्ट एक तैयार होनी है और मंत्रालयों पर जरूर थोड़ी सी बातचीत हो सकती है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिले। इन सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी। और लेकिन एक बात यह तय है कि अब महाराष्ट्र में एक तरीके से कहा जाए कि एक नया दौर शुरू होगा जिसमें देवेंद्र फडणवीस बिना किसी शक के एक उभरते हुए सितारे के तौर पे उभरेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे की राजनीति भी अब दिलचस्प होगी देखने में, क्योंकि अभी तक वो शिवसेना के झंडे तले अपनी राजनीति को चलाते आए हैं। उनके साथ में बाला साहब ठाकरे और ठाकरे परिवार का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन अब शिंदे उस ठाकरे परिवार से अलग हो चुके हैं। वो जो छत थी वो हट चुकी है। तो अब शिवसेना की लड़ाई, शिवसेना किसकी, ये लड़ाई चलेगी। और दूसरा, ठाकरे परिवार के बगैर शिंदे की राजनीति महाराष्ट्र में कहां तक रहेगी वो भी देखना होगा, क्योंकि ठाणे में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में क्या शिंदे एक बड़े नेता के तौर पर अपने बाकी विधायकों की साख को बचा पाएंगे या उनको आगे लेके चल पाएंगे, किस तरीके की राजनीति होगी ये सब भी देखना होगा। तो ये काफी दिलचस्प लड़ाई होगी। जैसे कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, उससे पहले वहां पे कई सारे महानगर पालिकाओं के इलेक्शंस हैं। तो ये तमाम राजनीति जो है वो किस करवट बैठेगी, ये महानगर पालिका के चुनावों से दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए सिर्फ चुनौती यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आने वाले वक्त में ये चुनौती और बढ़ सकती है। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोवा से। आप ये ताज होटल के बाहर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ताज होटल जहां फिलहाल शिंदे गुट के तमाम विधायक इस वक्त ठहरे हुए हैं। और देखिए किस तरह से यहां पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर शिंदे गुट के विधायक यहां इसी होटल में रह रहे हैं। गोवा से आप इस सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब पूरा फोकस गुवाहाटी के बाद गोवा जा पहुंचा है। विधायक गोवा पहुंच चुके हैं और 10 बजे यहां पर एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसको लेकर आगे की रणनीति तय होगी। और उसके बाद मुंबई के लिए रवाना होंगे शिंदे गुट के तमाम विधायक। तो आप तस्वीरें फिलहाल ये सीधी देख रहे हैं गोवा से। हालांकि यहां पर आम लोगों की जो एंट्री है वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है, क्योंकि बुकिंग और जो तमाम तैयारियां थी गोवा में पहले ही कर ली गई थी। कल देर रात यहां पर शिंदे गुट के विधायक पहुंचे थे और आप देखिए किस तरह से बैरिकेटिंग यहां पर कर दी गई है। आने जाने पर रोक लगाई जा रही है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी पहले अच्छी तरीके से वहां तलाशी ली जा रही है। और चलिए मैं सीधा विनोद जगदाले का मैं रुख कर लेती हूं। मेरे सहयोगी लगातार मुंबई से बने हुए हैं। विनोद जगदाले, यहां देवेंद्र फडणवीस सिर्फ एक महाराष्ट्र का ही उभरता चेहरा नहीं, बल्कि इस अध्याय ने, महाराष्ट्र फाइल्स ने बीजेपी में भी उनका कद बढ़ा दिया होगा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस, ये जो पूरा ऑपरेशन लोटस कह सकते हैं इसे, इसके पीछे उनकी ही ताकत थी। आपको पता ही होगा कि एकनाथ शिंदे ने जब अपने विधायकों को तीसरे दिन जब संबोधन किया, तब उन्होंने कहा कि हमारे पीछे एक राष्ट्रीय पार्टी की महाशक्ति हमारे साथ है। यानी साफ था कि इसी के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही थी। और ये कोई 2 या 4 दिनों में तय हुआ ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इसको लेकर कुछ महीनों से तैयारी चल रही थी और लगातार ये तैयारी चल रही थी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस लगातार वो संपर्क में थे और एकाएक महाराष्ट्र में ये पूरा महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में आई थी। देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करूं तो महाराष्ट्र का उभरता चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के अब सबसे बड़े कद्दावर नेता वो है। उन्होंने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में दो उनके जो सांसद जीतने के आंकड़ा बहुमत का उनके पास था राज्यसभा का, लेकिन तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया और
निर्दलीय के वोट तोड़े, महाविकास आघाड़ी के वोट तोड़े और अपना तीसरा उम्मीदवार वहां पर जीतकर उन्होंने लाया। विधान परिषद चुनाव में सिर्फ 4 विधायक जीत सकते थे, इतने ही नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी के कुछ दलों के वोट और निर्दलीय वोट तोड़ के उन्होंने अपना 5वां आदमी भी वहां पर जिता दिया। यानी 1 सीट ज़्यादा राज्यसभा में जीती, 1 सीट ज़्यादा विधान परिषद में जीती। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य के तौर पर देवेंद्र फडणवीस उभरे हैं और वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं उन्होंने ये राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में बता दिया है। आपने देखा ही होगा जब एकनाथ शिंदे ने 21 तारीख को जब सबसे पहले बगावत की थी तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम इसमें नहीं हैं, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए फिर भारतीय जनता पार्टी कहने लगी हम वेट और वॉच की भूमिका में हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहने लगे कि पका हुआ आम है, पेड़ से नीचे गिरेगा तो हम खा लेंगे। तो इसी प्रकार से राजनीति आगे बढ़ रही है। राजनीति में उनको भी एक चाणक्य की उपाधि यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा लेकिन दीपक दुबे, क्योंकि चाणक्य तो शरद पवार को भी कहा जाता था, जिस तरह से जब पहली बार 2019 में जब सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी, यहां पर उद्धव ठाकरे को लाने वाले, उनको सत्ता का सुख भोगने वाले कहा जा सकता है कि इसके पीछे शरद पवार का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आज उनके सब जो हथकंडे थे सब वो फेल होते नजर आए। शिवसेना की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, कांग्रेस, वहां से क्या कुछ खबरें आ रही है, क्या कुछ चल रहा होगा अभी? जी आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में एक तरह से टूट पड़ चुकी है, नाराज़गियाँ बहुत ज़्यादा हैं। खासतौर पर कल देखा गया था कि जिस तरह से पहले बैठक हुई उद्धव ठाकरे की, तो उसमें असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ की दोनों की नाराज़गी की खबर आई। उसके बाद वो बाहर निकल गए थे कैबिनेट की बैठक से, उसके बाद फिर वो वापस अंदर गए। लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं इसी महाविकास अखाड़ी के अंदर मौजूद समाजवादी पार्टी के द्वारा। अबू आज़मी ने साफ तौर पे कहा उद्धव ठाकरे को निशाना साधते हुए कि आखिर आपको औरंगाबाद और उस्मानाबाद की नाम बदलने की इतनी जल्दी क्यों थी, जब आप आखिरी वक्त में, आखिरी क्षण में अपनी कुर्सी को छोड़कर त्याग कर जा रहे थे, तब आपको इस तरह के हिंदुत्व की याद आई। जब आपने महाविकास अखाड़ी से गठबंधन किया था तो उस वक्त आपने ये कहा था कि 30 सालों से हम ऐसे लोगों के भंवर में फंसे रहे और हमारे से गलती हो गई। और आज जब आप महाविकास अखाड़ी का हिस्सा बने तो आपने जिस तरह की राजनीति करने की शुरुआत की, लेकिन बाद में दिखा आपने वही दिया जो 30 साल पहले की बात आप कर रहे थे। तो इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं AIM-MIM की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि आपने किस तरह से औरंगाबाद का नाम बदला। और इसको लेकर भी उन्होंने साफ किया है कि लोग भी सामने आएंगे जो अब तक पर्दे के पीछे से सिर्फ इस ड्रामे को देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जगदाले, दीपक दुबे और साथ ही प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम हलचल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।